नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत और उसके सैद्धांतिक अर्थ के बारे में। कार्ल मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को अपनी प्रसिद्ध किताब दास कैपिटल यानी द कैपिटल में बताया है। आप सोच रहे होंगे कि दास कैपिटल नाम क्यों है और दास का क्या अर्थ है। वास्तव में कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था और दास कैपिटल मूल रूप से जर्मन भाषा में लिखी गई थी। जर्मन में दास का वही अर्थ होता है जो अंग्रेजी में द THE का यानी अंग्रेजी के आर्टिकल की तरह ही जर्मन भाषा में दास एक आर्टिकल है और कैपिटल का अर्थ होता है पूंजी। इसीलिए मार्क्स की किताब का अंग्रेजी में नाम है द कैपिटल जबकि जर्मन में नाम है दास कैपिटल और हिंदी में नाम है पूंजी। हिंदी में अंग्रेजी ग्रामर की तरह आर्टिकल नहीं होते इसलिए। कार्ल मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के लिए सबसे पहले बताता है कि किसी भी वस्तु, यहाँ वस्तु शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है और इसमें भौतिक यानी जिन्हें हम देख सकते हैं और छू कर महसूस कर सकते हैं वो सभी चीज़ें जैसे कुर्सी, मेज, मोटरसाइकिल, कार आदि, और जिन्हें हम देख या छू कर महसूस नहीं कर सकते जैसे सर्विसेज यानी सेवाएँ आदि सभी आते हैं। इन वस्तुओं के दो तरह के मूल्य यानी वैल्यूज होते हैं। पहला है उपयोग मूल्य यानी यूज वैल्यू और दूसरा है विनिमय मूल्य यानी एक्सचेंज वैल्यू। अब उपयोग मूल्य क्या होता है? मार्क्स ने उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर किया है। उपयोग शब्द से ही पता चलता है किसी वस्तु में उसके मनुष्यों के लिए उपयोगी होने के कारण जो मूल्य आता है वह उपयोग मूल्य कहलाता है। अगर कोई वस्तु मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होती है तो उसमें उपयोग मूल्य नहीं होता है। इसी तरह जब कोई वस्तु मनुष्य के लिए उपयोगी होती है तभी उसमें उपयोग मूल्य आता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है कि हम यह नहीं बता सकते कि किन्हीं दो अलग तरह की वस्तुओं अगर उनमें उपयोग मूल्य है तो उनमें से किसका उपयोग मूल्य ज़्यादा या कम है, क्योंकि उपयोग मूल्य की कोई तुलना नहीं की जाती है। जैसे चावल और साइकिल दोनों ही उपयोगी हैं और इस तरह दोनों में ही उपयोग मूल्य है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि किसका उपयोग मूल्य ज़्यादा या कम है। लेकिन एक जैसी वस्तुओं में हम बता सकते हैं किस में ज़्यादा उपयोग मूल्य है और किस में कम। जैसे 1 किलोग्राम गेहूँ से ज़्यादा उपयोग मूल्य 2 किलोग्राम गेहूँ में है, क्योंकि हम 2 किलोग्राम गेहूँ से ज़्यादा बार या ज़्यादा लोगों की भूख मिटा सकते हैं बजाय 1 किलोग्राम गेहूँ के। इसी तरह ना ही उपयोग मूल्य को रुपए, डॉलर या किसी अन्य करेंसी में उसका मान बताया जा सकता है। हम यह नहीं कह सकते कि उस वस्तु में 100 रुपये का या 50 रुपये का या 10 रुपये का उपयोग मूल्य है। इस तरह केवल उपयोग मूल्य से केवल यह पता चलता है कि कोई वस्तु मनुष्यों के काम आती है या नहीं है, यानी वो वस्तु मनुष्यों के लिए उपयोगी है या नहीं है। मूल्य का दूसरा आधार है विनिमय यानी एक्सचेंज। विनिमय शब्द का अर्थ है अदला बदली या लेन देन। इस तरह विनिमय के आधार पर जो मूल्य आता है उसे ही विनिमय मूल्य कहते हैं। विनिमय मूल्य इस बात में है कि किसी वस्तु के बदले में क्या प्राप्त होता है, यानी जब हम किसी वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति से किसी अन्य वस्तु से अदला बदली करते हैं तो उस वस्तु के बदले में हमें दूसरी वस्तु कितनी मिलेगी, यही विनिमय मूल्य है। उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर है कि उपयोगिता की वस्तु हुए बिना किसी वस्तु का विनिमय मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन हर उपयोगी वस्तु का विनिमय मूल्य होना जरूरी नहीं होता है। साधारण शब्दों में कहें तो जो वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बदली जा सके या जिसे बेचा जा सके उसमें ही विनिमय मूल्य होता है। बिना विनिमय मूल्य के किसी भी वस्तु को बेचना संभव नहीं होता है। अगर किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमें 500 रुपये देने पड़ते हैं तो इसका अर्थ है कि उसका विनिमय मूल्य 500 रुपये है। अब प्रश्न उठता है कि किसी वस्तु में विनिमय मूल्य कैसे आता है। माना कि किसी किताब को खरीदने के लिए हमें 200 रुपये चुकाने पड़े। प्रश्न यह है कि उस किताब के 200 रुपये ही क्यों देने पड़े। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि उस किताब में 200 रुपये का ही विनिमय मूल्य क्यों आया। तो मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उस वस्तु को बनाने में खर्च किए गए सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम यानी मेहनत की मात्रा पर निर्भर करता है। यही मूल्य का मानदंड है। यानी अगर उस किताब को बनाने यानी लेखक को उसे लिखने, प्रिंटिंग प्रेस से छपाई करने, जो कागज़ उसमें इस्तेमाल किया गया उसे बनाने और इसी तरह की अन्य किताबें बनाने में हर किताब के हिसाब से 200 रुपये सामाजिक श्रम लगा, इसीलिए उस किताब का विनिमय मूल्य 200 रुपये है। इसी तरह अगर 200 रुपये में हम 5 किलोग्राम गेहूँ खरीद सकते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 5 किलोग्राम गेहूँ पैदा करने में
और वह एक किताब बनाने में बराबर मात्रा में सामाजिक श्रम या मेहनत खर्च हुई, इसलिए दोनों के विनिमय मूल्य बराबर हैं। इस तरह किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगाए गए श्रम या मेहनत यानी लेबर के आधार पर निश्चित होता है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य वह श्रम है जो उसे मनुष्यों के उपयोग का बनाने के लिए उस पर खर्च किया जाता है, क्योंकि वही उसमें विनिमय मूल्य पैदा करता है। मार्क्स कहता है कि वस्तुओं का विनिमय मूल्य उनकी उपयोगिता यानी उनके उपयोग मूल्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके बनाने में लगाए गए श्रम या मेहनत यानी लेबर की मात्रा पर निर्भर करता है। मार्क्स कहता है कि श्रम ही एक वस्तु के मूल्य निर्धारण का एकमात्र उचित मापदंड है, क्योंकि यही एक ऐसा तत्व है जो सभी वस्तुओं में समान रूप से मौजूद होता है। अतः यही वस्तुओं को पैदा करने का एकमात्र वास्तविक उत्पादक तत्व है। मार्क्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो के इस सिद्धांत की श्रम ही मूल्य का स्रोत है को पूरी तरह से स्वीकार करता है। मार्क्स के अनुसार श्रम ही विनिमय मूल्य का आधार है और किसी वस्तु का विनिमय मूल्य दूसरे से इसीलिए ज़्यादा या कम होता है कि उसको बनाने में उसी के अनुसार ज़्यादा या कम मानव सामाजिक श्रम की मात्रा लगी होती है। इस तरह उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य की चर्चा करने के बाद मार्क्स अपनी किताब दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू की चर्चा करता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम शक्ति यानी लेबर पावर बेचता है और मजदूरी प्राप्त करता है। यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब अर्थव्यवस्था के एक ऐसे रूप से है जिसमें फैक्ट्रियाँ, ज़मीनें आदि ऐसे साधन जिनसे मानव समाज के लिए वस्तुएं पैदा की जाती हैं, जिन्हें मार्क्स उत्पादन के साधन कहता है। और उन पैदा होने वाली वस्तुओं पर किसी का व्यक्तिगत कानूनी अधिकार होता है, लेकिन उनसे वस्तुएं तभी पैदा हो पाती हैं जब उनमें दूसरे लोग काम करें जिनका उन साधनों और वहाँ पैदा होने वाली वस्तुओं पर व्यक्तिगत कानूनी अधिकार नहीं होता है। और इस काम के बदले में उन लोगों को मजदूरी या तनख्वाह या सैलरी मिलती है। जैसे खेत या फैक्ट्री का मालिक कोई और है और उनमें काम करने वाले मजदूरों को उनके काम के बदले में मजदूरी मिलती है। अब मजदूर जब खेत या फैक्ट्री आदि में काम करता है तो वह किसी तय समय के अंदर काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब कोई भी मजदूर हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे तक ही काम कर सकता है और 24 घंटे बाद दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई भी मजदूर हर रोज़ 24 घंटे काम नहीं कर सकता। हो सकता है कि किसी एक दिन वह ऐसा कर ले, लेकिन फिर वह थक जाएगा, रोज़ वो 24 घंटे काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए किसी भी मजदूर के काम करने के लिए एक तय समय सीमा होती है। जैसे वह रोज़ 6 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे काम करता है। इस समय सीमा में किए गए काम के बदले में ही उसे मजदूरी मिलती है। इस तरह श्रम शक्ति या लेबर पावर बेचने का मतलब हुआ एक निश्चित समय सीमा में मजदूर द्वारा किया गया काम, जिसके बदले में उसे एक निश्चित मजदूरी मिलती है। मार्क्स कहता है कि हर मजदूर अपनी मजदूरी से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा विनिमय मूल्य पैदा करता है। मार्क्स के कहने का मतलब है कि अगर किसी मजदूर को एक दिन में 6 या 8 या 10 घंटे काम के बदले में 500 रुपये मजदूरी मिलती है, तो वास्तव में वह उन 6 या 8 या 10 घंटों में 500 रुपये से ज़्यादा का काम करता है। यानी सरल शब्दों में कहें तो उसके द्वारा पैदा की गई वस्तुओं को बेचने से 500 रुपये से ज़्यादा मिलेंगे। मार्क्स के अनुसार हर वस्तु का विनिमय मूल्य उस पर लगे मानव श्रम के बराबर होता है। पूंजीपति मुनाफा वस्तु को ज़्यादा मूल्य पर बेच कर नहीं, बल्कि उस वस्तु को पैदा करने में मजदूर को उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर कमाता है। यहाँ कम मजदूरी का मतलब यह नहीं कि अगर मजदूरी का रेट 500 रुपये है तो वह उसे 300 रुपये या 200 रुपये ही देता है, बल्कि वह 500 रुपये ही देता है। लेकिन जिस निश्चित समय सीमा में मजदूर काम करता है उसमें वह अपनी मजदूरी जैसे 500 रुपये से ज़्यादा मूल्य की मेहनत करता है। इस तरह मार्क्स के अनुसार हर मजदूर को मजदूरी कम मिलती है और काम ज़्यादा करना पड़ता है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि अगर एक मजदूर को रोज़ 8 घंटे काम करने के बदले में 500 रुपये मिलते हैं और वास्तव में वह 6 घंटे काम करके ही 500 रुपये के बराबर मूल्य की वस्तुएं पैदा करने लायक मेहनत कर लेता है, तो बाकी बचे हुए 2 घंटे में की गई मेहनत उसकी मजदूरी से ज़्यादा और फालतू है, जिसके बदले में उसे कोई मजदूरी नहीं मिलती है। क्योंकि अगर वह यह कहेगा कि वह केवल 6 घंटे ही काम करेगा तो उसे कोई भी मजदूरी पर नहीं रखेगा। इस तरह मजदूर अपनी मजदूरी से जितना ज़्यादा काम करके जितने मूल्य की वस्तुएं पैदा करता है उसे ही मार्क्स फालतू मूल्य यानी अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू कहता है। इस तरह मार्क्स के अनुसार जितना मूल्य मजदूरों को ज़िंदगी जीने के लिए आवश्यक है यानी कि मजदूरी, उसके अलावा जो मूल्य मजदूरों ने मेहनत करके पैदा किया
उसे ही अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू कहते हैं। दास कैपिटल में काम की समय सीमा के आधार पर मार्क्स निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य यानी एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू और सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य यानी रिलेटिव सरप्लस वैल्यू की भी चर्चा करता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि जब काम की समय सीमा बढ़ाकर यानी अगर उसी मजदूरी में 8 घंटे के बजाय 10 या 12 घंटे काम लेकर जो अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है उसे निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। जबकि काम की समय सीमा में कोई बदलाव किए बिना ही उतने ही समय और उतनी ही मजदूरी में ज़्यादा अतिरिक्त मूल्य पैदा किया जाता है तो उसे सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। यह केवल अतिरिक्त मूल्य पैदा करने के तरीकों का अंतर है, जबकि इनकी मूल भावना एक ही रहती है और वह है मजदूरी से ज़्यादा काम लेना या ज़्यादा मूल्य पैदा करना। इस तरह मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य दो मूल्यों का अंतर है, यानी जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह पाता है। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि जिस मूल्य को मजदूर पाता है और जो उसको ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है उसे ही मजदूरी कहते हैं। इस तरह एक सूत्र या फार्मूले में कहें तो मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य की इक्वेशन है मूल्य माइनस मजदूरी बराबर अतिरिक्त मूल्य, यानी कि वैल्यू माइनस वेज इज इक्वल टू सरप्लस वैल्यू। यह मूल्य या वैल्यू वह विनिमय मूल्य है जो मजदूर रोज़ काम करके पैदा करता है। यानी अगर कोई मजदूर हर रोज़ 8 घंटे काम करता है तो इन 8 घंटों में उस मजदूर ने श्रम यानी मेहनत करके जितने मूल्य की वस्तुएं या कोई अन्य चीज़ पैदा की उनको बेचने पर प्राप्त होने वाले विनिमय मूल्य को ही यहाँ पर मूल्य कहा गया है। मजदूरी वह मूल्य है जो मजदूर एक निश्चित समय सीमा के अंदर काम करके हासिल करता है। इसके बाद मार्क्स कहता है कि यह अतिरिक्त मूल्य ही पूंजीपति यानी फैक्ट्री, खेत आदि उत्पादन के साधनों के मालिक का मुनाफा होता है। मार्क्स के अनुसार यह अतिरिक्त मूल्य मजदूर को मिलना चाहिए, लेकिन कारखाना मालिक यानी उत्पादन के साधनों का मालिक उनकी मेहनत को हड़प जाता है और यही उनका मुनाफा है। यानी अब मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं कि मूल्य माइनस मजदूरी बराबर अतिरिक्त मूल्य बराबर मुनाफा, यानी वैल्यू माइनस वेज इज इक्वल टू सरप्लस वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट। इस मुनाफे का कोई भी अंश मजदूरों को नहीं मिलता। इस अतिरिक्त मूल्य के इकट्ठा होने से ही पूंजी बनती है। इसे ही मार्क्स मजदूरों का शोषण कहता है। मार्क्स कहता है कि इस शोषण को खत्म करने के लिए उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक अधिकार होना चाहिए, और ऐसा केवल साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट व्यवस्था के अंतर्गत ही हो सकता है। अपने पूरे लेखन कार्य में कार्ल मार्क्स इस तथाकथित साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट व्यवस्था को लाने के लिए विभिन्न तरह के हिंसात्मक और समाज के लिए हानिकारक तरीकों का उल्लेख करता है। लेकिन लोगों के साथ सबसे बड़ा मजाक मार्क्स यह करता है कि जिस कम्युनिस्ट व्यवस्था को लाने के लिए वह नैतिकता, अच्छे सामाजिक सिद्धांतों और लोगों के भविष्य को ताक पर रख देता है, दास कैपिटल और अपनी अन्य किताबों में किसी में भी मार्क्स उस साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट व्यवस्था के लक्षणों और कार्यप्रणाली की विस्तार से कभी भी चर्चा नहीं करता। वह यह नहीं बताता कि जिस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की चर्चा करके वह पूंजीवादी व्यवस्था को कोसता है और उसे मजदूरों के शोषण की जड़ बताता है, उस अतिरिक्त मूल्य का उसकी काल्पनिक साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट व्यवस्था में क्या होता है। क्या कम्युनिस्ट व्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य शून्य हो जाता है, यानी क्या तब अतिरिक्त मूल्य पैदा नहीं होता या तब भी अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है। अगर कम्युनिस्ट व्यवस्था में भी अतिरिक्त मूल्य पैदा होता रहता है तो क्या वह अतिरिक्त मूल्य मजदूरों को पूरी तरह से मिल पाता है या उसका केवल कुछ भाग ही मिल पाता है। अतिरिक्त मूल्य पूरा या उसका कुछ भाग ही मजदूरों में कौन बांटता है। इसे समझने के लिए हम फिर से कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के समीकरण यानी इक्वेशन पर लौटते हैं। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य है मूल्य माइनस मजदूरी बराबर अतिरिक्त मूल्य बराबर मुनाफा। यानी मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में पैदा होने वाला अतिरिक्त मूल्य ही पूंजीपति यानी मालिकों का मुनाफा होता है। अब मार्क्स के अनुसार कम्युनिस्ट व्यवस्था में पूंजीपति यानी मालिक नहीं रहेंगे। इस तरह जब पूंजीपति ही नहीं रहेंगे तो उनका मुनाफा भी नहीं रहेगा, इसलिए मुनाफा बराबर जीरो। इस तरह मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का इक्वेशन अब हो जाएगा मूल्य माइनस मजदूरी बराबर अतिरिक्त मूल्य। मार्क्स कहता है कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में उत्पादन के साधन यानी खेत, जमीन, फैक्ट्रियाँ आदि पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होगा बल्कि पूरे समाज का अधिकार होगा। यानी कोई यह नहीं कह पाएगा कि इस खेत या फैक्ट्री का मालिक का नाम का व्यक्ति है, बल्कि उस खेत या फैक्ट्री का मालिक पूरा समाज है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि ऐसा होना संभव भी है या यह केवल कोई कल्पना और गपबाजी है।
फिलहाल हम फिर से कम्युनिस्ट व्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य पर बात करते हैं। मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति हड़प लेता है, जबकि वह मजदूरों को मिलना चाहिए और यही शोषण है। लेकिन यहीं पर मार्क्स चालाकी दिखाता है और जब वह कम्युनिस्ट व्यवस्था की बात करता है तो वो साफ तौर पर यह नहीं बताता कि क्या मार्क्स के सपनों कम्युनिस्ट लोग में अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है या नहीं। अब यहाँ दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहले यह हो सकता है कि मार्क्स की कम्युनिस्ट व्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य पैदा ना होता हो और इसलिए अतिरिक्त मूल्य शून्य यानी जीरो हो, क्योंकि मार्क्स खुद कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति हड़प लेता है, जबकि वह मजदूरों को मिलना चाहिए और यही शोषण है। इसलिए कम्युनिस्ट व्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य पैदा ही नहीं होना चाहिए और यह जीरो होगा। तब अतिरिक्त मूल्य का इक्वेशन होगा मूल्य माइनस मजदूरी बराबर जीरो, यानी वैल्यू माइनस वेज इज इक्वल टू जीरो। इसलिए वैल्यू इज इक्वल टू वेज या मूल्य बराबर मजदूरी। इसका अर्थ हुआ कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में जितना भी मूल्य पैदा होता है वह सभी मजदूरों को उनकी मजदूरी के रूप में मिल जाता है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि मजदूर उतना ही काम करते हैं जितना उनकी मजदूरी के बराबर मूल्य पैदा करने के लिए जरूरी होता है। इस तरह कम्युनिस्ट व्यवस्था में जिंदा रहने के लिए हर किसी को काम करना अनिवार्य यानी कंपलसरी हो जाता है। कोई भी जो काम नहीं करेगा उसका गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके गुजारे के लिए कोई मूल्य पैदा ही नहीं हो सकता। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी कम्युनिस्ट व्यवस्था में 100 लोग हैं। अब सभी के जीने के लिए हर रोज़ 500 रुपये की ज़रूरत होती है मान लीजिए। इस तरह यह सभी 100 लोग रोज़ काम करके 100 गुणा 500 बराबर 50,000 रुपये का मूल्य पैदा करेंगे, जो पूरी तरह इन 100 लोगों में बराबर बराबर बट जाएगा। कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं है, इसलिए कोई भी तय समय सीमा से ज़्यादा काम करके अतिरिक्त मूल्य पैदा नहीं करेगा। अब सोचिए कि किसी एक को चोट लग जाती है और वह काम करने के लायक नहीं रहता है और कोई एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उनमें से, इसलिए कोई काम नहीं कर सकता। इस प्रकार अब उस कम्युनिस्ट व्यवस्था में कुल 100 व्यक्ति होंगे, लेकिन उनमें से काम करने वाले केवल 98 व्यक्ति ही होंगे। इस तरह ये 98 व्यक्ति 500 रुपये की मजदूरी से ज़िंदा रहने के लिए 98 गुणा 500 यानी 49,000 रुपये का मूल्य पैदा करेंगे, यानी अब पहले से 1,000 रुपये कम। लेकिन इस कम्युनिस्ट व्यवस्था में कुल लोगों की संख्या 100 है, जिनमें से 2 लोग काम नहीं करते। काम करने वाले लोगों की संख्या कम होने से पैदा होने वाला मूल्य तो कम हो गया है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनके लिए पूरा है। अब जबकि कम्युनिस्ट व्यवस्था में कोई अतिरिक्त मूल्य पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि कोई भी अपनी मजदूरी से यानी जितनी उसकी ज़िंदगी जीने के लिए ठीक है उससे ज़्यादा काम नहीं करता, तो बाकी 2 लोगों यानी उस चोट लगे व्यक्ति या उस बूढ़े व्यक्ति का क्या होगा। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुसार कम्युनिस्ट व्यवस्था में वो भूखे मर जाएंगे, लेकिन लोग चाहकर भी उनकी ज़िंदगी नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी अतिरिक्त मूल्य नहीं है। अब इस तरह समझा जाए कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में एक अस्पताल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह तो हो ही नहीं सकता कि मार्क्स की कम्युनिस्ट व्यवस्था में किसी भी अस्पताल की ज़रूरत ही ना हो, क्योंकि मार्क्स की कम्युनिस्ट व्यवस्था में लोगों में सुपरमैन की तरह कोई सुपर पावर आ जाएगी और लोगों को बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन जैसा कि हमने अभी चर्चा की है, कम्युनिस्ट व्यवस्था में अस्पताल बनाना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कोई अतिरिक्त मूल्य पैदा नहीं होगा। इस तरह अगर कम्युनिस्ट व्यवस्था में कोई भी अतिरिक्त मूल्य पैदा नहीं होगा तो उस व्यवस्था में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ आदि का निर्माण करना, बच्चों, बूढ़ों, दिव्यांगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आदि संभव ही नहीं हो पाएगा। इस तरह लोगों का जीवन फिर से आदि मानवों वाली स्थिति में पहुँच जाएगा, जब लोग जंगलों में रहते थे और शिकार करके गुफाओं में रहते हुए ज़िंदगी जीते थे। लेकिन हम देखते हैं कि मार्क्स के सिद्धांतों पर व्यवस्था बनाने का दावा करने वाले पूर्व सोवियत संघ और चीन आदि दूसरे देश आदि मानवों वाली जंगली स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, बल्कि इन्होंने अपने देश का विकास करने का दावा किया है। यह अलग चर्चा का विषय है कि इस दावे में कितनी सच्चाई थी। इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि मार्क्स के अनुसार कम्युनिस्ट व्यवस्था में भी अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है, क्योंकि अतिरिक्त मूल्य पैदा हुए बिना कोई भी आधुनिक सभ्यता संभव ही नहीं हो सकती। इसका यह भी अर्थ है कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में भी मजदूरों को अपनी मजदूरी से ज़्यादा काम करना पड़ता है। यानी अगर कम्युनिस्ट व्यवस्था में ज़िंदगी जीने के लिए मजदूरों को 500 रुपये मजदूरी मिलती है तो उन्हें 500 रुपये से ज़्यादा का मूल्य पैदा करना पड़ेगा, जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था में करना पड़ता है।
यहीं दूसरी संभावना आती है कि मार्क्स की कम्युनिस्ट व्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है और वह पूरा का पूरा अतिरिक्त मूल्य वापस मजदूरों को ही लौटा दिया जाता है। मार्क्स ने कहा था कि अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति हड़प लेता है और यही शोषण है। इसलिए जैसा कि हमने देखा, कम्युनिस्ट व्यवस्था में भी अतिरिक्त मूल्य पैदा होना अनिवार्य यानी कंपलसरी है, वरना कोई भी सभ्यता संभव नहीं हो पाएगी। लेकिन क्योंकि मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य को वापस मजदूरों को देकर ही शोषण को खत्म किया जा सकता है, इसलिए कम्युनिस्ट व्यवस्था में पैदा हुए अतिरिक्त मूल्य को वापस मजदूरों को लौटाना भी अनिवार्य यानी कंपलसरी है, वरना शोषण खत्म नहीं होगा। और इस तरह ऐसा ना करने पर कम्युनिस्ट व्यवस्था में भी शोषण खत्म नहीं होगा। इस तरह मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के इक्वेशन के अनुसार मूल्य माइनस मजदूरी बराबर अतिरिक्त मूल्य। अब जब पैदा हुआ अतिरिक्त मूल्य फिर से मजदूरों को ही लौटा दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा मूल्य बराबर मजदूरी प्लस अतिरिक्त मूल्य। यानी अभी भी मजदूर जितना मूल्य पैदा करेगा वह उसको मिली मजदूरी व अतिरिक्त मूल्य के योग के बराबर ही होगा। इस प्रकार अगर कम्युनिस्ट व्यवस्था में 8 घंटे काम करने पर मजदूर को 1000 रुपये मजदूरी या कहें ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी सैलरी मिलती है, और कम्युनिस्ट व्यवस्था के अनुसार काम करने पर भी वह 1200 रुपये का मूल्य पैदा करता है, तो इसमें 200 रुपये अतिरिक्त मूल्य होगा और इस तरह उसे 1000 रुपये की जगह 1200 रुपये मिलने चाहिए। क्योंकि अभी हमने देखा कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य को वापस मजदूरों को ही लौटाना अनिवार्य यानी कंपलसरी है, वरना शोषण खत्म नहीं हो सकता। इस तरह घूम फिर कर बात वहीं लौट आएगी जैसा कि हमने अभी अतिरिक्त मूल्य शून्य यानी जीरो होने की संभावना में चर्चा की थी। क्योंकि यह भी उसी तरह की परिस्थिति है जब हम यह मानते हैं कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में कोई भी अतिरिक्त मूल्य पैदा नहीं होता, यानी जब अतिरिक्त मूल्य शून्य यानी जीरो होता है। इसी तरह अगर कम्युनिस्ट व्यवस्था में पैदा हुए टोटल अतिरिक्त मूल्य को वापस मजदूरों को लौटा दिया जाएगा, तो उस व्यवस्था में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज आदि का निर्माण करना, बच्चों, बूढ़ों, दिव्यांगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आदि भी संभव नहीं हो पाएगा। और इस तरह लोगों का जीवन फिर से आदि मानव वाली स्थिति में पहुँच जाएगा जब लोग जंगलों में रहते थे और शिकार करके गुफाओं में जीवन जीते थे। लेकिन पैदा हुए टोटल अतिरिक्त मूल्य को वापस मजदूरों को नहीं लौटाया जाता है या मजदूरों को वापस नहीं मिलता है, तो फिर शोषण खत्म नहीं हो सकता। इस तरह मार्क्स के सपनों की कम्युनिस्ट दुनिया में भी शोषण बना रहेगा। इस तरह मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित होने का दावा करने वाले देशों, पूर्व सोवियत संघ, चीन आदि को देखते हुए यही निष्कर्ष निकलता है कि वहाँ पर मजदूरों द्वारा पैदा किया गया टोटल अतिरिक्त मूल्य पूरी तरह से मजदूरों को वापस नहीं लौटाया जाता। वास्तव में मार्क्स कम्युनिस्ट व्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य के वितरण की समस्या को समझ गया था और वह यह जान गया था कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो उसके खुद के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से पैदा हुई है। इसीलिए मार्क्स ने चालाकी दिखाते हुए कम्युनिस्ट व्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य की चर्चा अपने ही अतिरिक्त मूल्य और शोषण के सिद्धांत के आधार पर नहीं की, बल्कि उसने गोलमोल बात करके इस समस्या को टालने का और समाधान को भविष्य में कम्युनिस्ट व्यवस्था पर ही डालने की कोशिश की। क्योंकि वह समझ गया था कि कम्युनिस्ट समाज में भी अतिरिक्त मूल्य पैदा होता रहेगा और अतिरिक्त मूल्य को बांटने की कोई भी योजना पूरी तरह सही नहीं हो सकती। इसीलिए मार्क्स कम्युनिस्ट समाज में अतिरिक्त मूल्य की धारणा को नकार देता है, लेकिन उसके नकारने से यह सच नहीं छिप जाता है कि कम्युनिस्ट समाज में भी मजदूर अपनी मजदूरी से ज़्यादा काम करके मूल्य पैदा करेगा और इसलिए अतिरिक्त मूल्य पैदा होना अनिवार्य यानी कंपलसरी है। इसे और गहराई से समझने की ज़रूरत है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में भी अतिरिक्त मूल्य पैदा होगा, भले ही मार्क्स से कोई और नाम दे या इसे नकार दे। हम मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत पर फिर से लौटते हैं, जो है मूल्य माइनस मजदूरी बराबर अतिरिक्त मूल्य बराबर मुनाफा। मार्क्स कहता है कि पूंजीपति पैदा हुए मूल्य से कम मजदूरी देता है जो अतिरिक्त मूल्य है, और यही पूंजीपति का मुनाफा है। इस पूरे नियम में एक शब्द पर लोग सबसे कम ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि इस शब्द का अर्थ वह पूरी तरह से जानते हैं, वह है मजदूरी यानी वेज। मजदूरी क्या है? मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में सबसे भ्रामक और स्पष्ट धारणा मजदूरी ही है। मार्क्स खुद कहता है कि एक मजदूर को जिंदा रहने और उसके द्वारा संतान पैदा करके मजदूरों की संख्या बनाए रखने लायक एक साल में जितने कम से कम संसाधनों की ज़रूरत होती है, और अगर उसके आधार पर प्रतिदिन की ज़रूरतों के मूल्य को निकाला जाए तो उस प्रतिदिन की ज़रूरतों के मूल्य को ही मजदूरी कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि सभी देशों और समाजों में लोगों का न्यूनतम जीवन स्तर एक सा ही नहीं होता है और इसीलिए सभी समाजों और देशों में मजदूरी भी अलग अलग होती है।
मार्क्स भी इस बात को जानता था, इसीलिए वह आगे कहता है कि जिंदगी जीने के लायक न्यूनतम यानी कम से कम संसाधनों की मात्रा हर समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसीलिए अलग अलग समाजों में मजदूरी भी अलग अलग हो सकती है। इस तरह एक ही काम को करने पर अलग अलग देशों व समाजों में मजदूर को अलग अलग मजदूरी मिल सकती है। अब अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुसार था कि मूल्य माइनस मजदूरी बराबर अतिरिक्त मूल्य। अब अगर 8 घंटे काम करने के बदले मजदूरों को 500 रुपये मजदूरी मिलती है जैसे मान लीजिए, और कुल पैदा हुआ मूल्य 800 रुपये है, तो अतिरिक्त मूल्य हुआ 800 माइनस 500 बराबर 300 रुपये। लेकिन अगर मजदूरी 500 रुपये की बजाय 600 रुपये हो तो अतिरिक्त मूल्य होगा 800 माइनस 600 बराबर 200 रुपये। लेकिन अगर मजदूरी 700 रुपये है तब अतिरिक्त मूल्य होगा 800 माइनस 700 बराबर 100 रुपये। इस तरह एक ही स्तर के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में अतिरिक्त मूल्य केवल मजदूरी पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती है वैसे वैसे अतिरिक्त मूल्य घटता जाता है। अब फिर से हम मानते हैं कि 8 घंटे काम करने पर मजदूर को 800 रुपये मजदूरी मिलती है और वह 800 रुपये का ही मूल्य पैदा करता है, तब अतिरिक्त मूल्य होगा 800 माइनस 800 बराबर 0। इस तरह कोई अतिरिक्त मूल्य पैदा नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की थी कि 0 अतिरिक्त मूल्य होने पर कोई भी व्यवस्था संभव नहीं हो सकती। इस तरह कोई भी समाज अपने मजदूरों को उतनी ही मजदूरी या सैलरी नहीं दे सकता जितना मूल्य वह मजदूर पैदा करते हैं। अब इसे इस तरह समझा जाए कि वह कौन सा पैमाना या तरीका है जिससे कोई यह निश्चित रूप से जान जाए कि इस सेकेंड के बाद मजदूर जितना काम कर रहा है वह सब उसकी मजदूरी से ज़्यादा यानी वह अतिरिक्त मूल्य है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि कोई कैसे बता सकता है कि एक मजदूर जिसकी मजदूरी 500 रुपये है और जो 8 घंटे काम करता है, जिसने सुबह 10 बजे काम शुरू किया, तो कोई यहाँ तक कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में भी कोई यह कैसे जान पाएगा कि दोपहर 2:10 तक या 3 बजे तक या 3:25 15 सेकेंड तक उस मजदूर ने 500 रुपये का काम किया और उसके बाद उसका काम फालतू है और यही अतिरिक्त मूल्य है। साफ है ऐसा कोई तरीका नहीं है और किसी में यह पता लगाने की क्षमता भी नहीं है। मार्क्स भी इस बात को जानता था और इसीलिए वह अपने सिद्धांत के लिए सामाजिक श्रम की बात करता है और इसके लिए सामान्य अनुमानों को अपनाता है। लेकिन हम जानते हैं कि अनुमान सही हो सकते हैं तो गलत भी हो सकते हैं। वास्तव में वह खुद निश्चित रूप से यह नहीं बता सकता था कि मजदूरों ने कितना अतिरिक्त मूल्य पैदा किया, क्योंकि जीवन निर्वाह का स्तर जिसके अनुसार मजदूरी तय होती है सभी जगहों पर एक नहीं होता और सभी मजदूर एक ही तेज़ी से काम भी नहीं करते, और ना ही कोई यह बता सकता है कि मजदूरों ने कब अपनी मजदूरी के बराबर काम करके फालतू काम करना शुरू किया, यानी किसी मूल्य को पैदा करने में सामाजिक श्रम की कितनी मात्रा लगी। मार्क्स केवल यह अनुमान लगा सकता था कि अतिरिक्त मूल्य पैदा हुआ है। यही स्थिति मार्क्स की कम्युनिस्ट व्यवस्था के लिए भी सच है। अगर मार्क्स अपने सिद्धांतों के अनुसार यही पता नहीं लगा सकता कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में मान लीजिए 1000 मजदूरों ने 2 लाख रुपए का अतिरिक्त मूल्य पैदा किया या 2.5 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का, तो वह मजदूरों को उनका अतिरिक्त मूल्य वापस कैसे लौटाता। अगर 1000 मजदूरों ने 2 लाख रुपए का अतिरिक्त मूल्य पैदा किया है और कम्युनिस्ट व्यवस्था से उन्हें केवल 1,99,999 रुपये का ही अतिरिक्त मूल्य वापस हो पाया और 1 रुपये का अतिरिक्त मूल्य वापस नहीं हो पाया, तो वह भी उन 1000 मजदूरों का उसी तरह से शोषण हुआ जैसे मार्क्स के अनुसार पूंजीपति उनका शोषण करता था। फिर से मजदूरी के सवाल पर लौटते हैं। कौन यह तय करता है कि किसी काम के लिए कितनी मजदूरी या सैलरी या भत्ता मिलेगा। हम देखते हैं कि सरकार यानी कि एक ऐसी संस्था होती है जिसके पास अपने आदेशों को लागू कराने की शक्ति होती है जो इसे तय करती है। इसी तरह कम्युनिस्ट समाज में भी कोई ऐसी शक्ति जरूर होनी चाहिए जो मजदूरों की मजदूरी तय करेगी, भले ही मार्क्स उसे कोई नाम ना दे या इससे इनकार करे। मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की इस कमी और उसकी कम्युनिस्ट व्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य के वितरण की समस्या को जानता था। इसीलिए वह चालाकी करता है और कहता है कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में समाज ही उत्पादन के साधनों का मालिक होगा और राज्य खत्म हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्ल मार्क्स ने अपने सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर लिखा था, में मार्क्स लिखता है कि विकास क्रम में जब वर्गों के भेद मिट जाएंगे और सारा उत्पादन पूरे राष्ट्र के एक विशाल संघ के हाथों में संकेंद्रित हो जाएगा, तब सार्वजनिक सत्ता अपना राजनीतिक स्वरूप खो देगी। इसकी और आगे व्याख्या करते हुए कार्ल मार्क्स के सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी किताब परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति में लिखा है कि अब हम उत्पादन के विकास की
ऐसी अवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं जिसमें इन वर्गों का अस्तित्व न केवल अनावश्यक बल्कि उत्पादन के लिए निश्चित रूप से एक बाधा बन जाएगा। उतने ही अवसंभावी ढंग से वर्गों का विनाश होगा जितने अवसंभावी ढंग से उनका जन्म हुआ था। उनके साथ साथ राज्य भी अनिवार्य रूप से मिट जाएगा। इस तरह मार्क्स के अनुसार कम्युनिस्ट व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होगा। मार्क्स के अनुसार सब लोग अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था होगी। लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की थी कि ऐसी सामाजिक सहायता करना तभी संभव है जब अतिरिक्त मूल्य पूरी तरह से मजदूरों को न लौटाया जाए, और अगर अतिरिक्त मूल्य पूरी तरह से मजदूरों को वापस नहीं मिलता है तो यह उनका उसी तरह का शोषण है जिसकी आलोचना मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था में अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा करता है। मार्क्स कहता है कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में समाज ही खुद को नियंत्रित करेगा। उत्पादन एक विशाल संघ के हाथ में संकेंद्रित हो जाएगा। लोग मेहनत करके उत्पादन करेंगे और अपनी ज़रूरतों के अनुसार उस उत्पादन में से लेंगे। मार्क्स कहता है कि इस स्थिति में राज्य यानी सरकार जैसी किसी शक्ति संपन्न संस्था की जरूरत नहीं होगी और राज्य का विलोप हो जाएगा। परंतु हम देखते हैं कि भले ही मार्क्स कहे कि राज्य का विलोप हो जाने पर भी लोग खुद नियंत्रित रहेंगे, लेकिन मार्क्स इस सवाल का जवाब नहीं देता कि ऐसा किस तरह होगा। कम्युनिस्ट व्यवस्था में फैक्ट्रियों, खेतों आदि उत्पादन के साधनों का मैनेजमेंट कौन करेगा? कौन मजदूरों की मजदूरी निश्चित करेगा और उनको मजदूरी देगा? कौन यह ध्यान रखेगा कि पैदावार हो रही है या नहीं? जब सभी मेहनत करेंगे तो कौन डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बन पाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि इन योग्यताओं के विकास में समय लगता है और लोगों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब राज्य का विलोप हो जाएगा तो उस सामाजिक कोष का मैनेजमेंट कौन करेगा जिसमें बूढ़े, अनाथ बच्चों, दिव्यांगों और इसी तरह के कमजोर समुदायों का जीवन चल पाएगा? मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की इस कमी और उसकी कम्युनिस्ट व्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य के वितरण की समस्या को जानता था, इसीलिए वह चालाकी करता है और कम्युनिस्ट व्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य की चर्चा ही नहीं करता। जिस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को लेकर मार्क्स इतना बवाल मचाता है कि पूंजीपतियों को चोर तक कह देता है, अपने सपनों की कम्युनिस्ट व्यवस्था में उसी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को वह ऐसे गायब कर देता है जैसे गधे के सिर से सींग। जबकि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अभी तक की चर्चा से यह सिद्ध हो जाता है कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में भी अतिरिक्त मूल्य पैदा होगा और वह पूरी तरह से मजदूरों को नहीं मिलेगा। इसीलिए मार्क्स की ही परिभाषा के अनुसार उनका शोषण भी खत्म नहीं होगा। इस सच्चाई से बचने के लिए ही मार्क्स चालाकी करता है और अतिरिक्त मूल्य के सैद्धांतिक आधारों पर बात करने की बजाय वह काल्पनिक बातें और गप्पाबाजी करता है कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में समाज ही उत्पादन के साधनों का मालिक होगा, जो भी उत्पादन होगा वह समाज ले लेगा और समाज की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। इस तरह समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार हासिल करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि योग्यता और आवश्यकता बहुत ही विवादित शब्द हैं, इनकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। कोई हुनर या नॉलेज योग्यता हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अधिकांश लोगों को शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उनमें योग्यता विकसित की जाती है। इसी तरह अलग अलग लोगों की आवश्यकता भी अलग अलग हो सकती है। मार्क्स की कम्युनिस्ट व्यवस्था में ही देखें तो हो सकता है कि मजदूरों से 4 घंटे काम कराया जाता हो और उनको सैलरी दी जाती हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि किसी मजदूर के 2 बच्चे हों, किसी के 4 बच्चे हों और किसी के बच्चे ना हों। तो क्या उनकी आवश्यकताएं एक ही होंगी? नहीं, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होंगी। अब मार्क्स के समर्थक कहेंगे कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में उनको अलग अलग सैलरी मिल जाएगी या सामाजिक कोष से अपनी ज़रूरत के अनुसार ले लेंगे। अब इस समस्या के दूसरे पहलू पर आते हैं, क्या उनसे काम भी उसी अनुसार कम या ज़्यादा करवाया जाएगा? क्या जो सामाजिक कोष से कम ले रहा है वह काम भी कम करेगा या उतना ही काम करेगा जितना ज़्यादा लेने वाला करेगा? क्योंकि अगर दोनों एक बराबर काम करेंगे तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों बराबर मात्रा में अतिरिक्त मूल्य पैदा करेंगे, लेकिन उनमें से एक को उसकी मेहनत का पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा। इस तरह से यह उसका शोषण है। यह केवल एक उदाहरण है, इस तरह के लाखों उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसी के साथ इसकी निगरानी करने के लिए किसी संस्था का होना भी जरूरी है। वास्तव में मार्क्स ने इस बात से चाहे जितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश की हो, लेकिन यह एक सच्चाई है कि मार्क्स ने अपने सिद्धांतों में जिस कम्युनिस्ट व्यवस्था की कल्पना की थी उस कम्युनिस्ट व्यवस्था में भी एक शक्ति संपन्न संस्था का होना अनिवार्य यानी कंपलसरी है, जो मजदूरों यानी समाज के लोगों का जीवन स्तर तय करेगी, फैक्ट्रियों, खेतों, पैदावार का मैनेजमेंट करेगी, पैदा हो रहे मूल्य का मैनेजमेंट करेगी, सामाजिक सहायता कोष के रूप में अतिरिक्त मूल्य का कुछ हिस्सा रखेगी। यह संस्था कम्युनिस्ट व्यवस्था के कुछ लोगों से ही बनी होगी, क्योंकि पूरे समाज के लोगों का इस संस्था का सदस्य होना असंभव है। मान लीजिए कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में
1 करोड़ लोग हैं। तो क्या यह संभव है कि ये सभी 1 करोड़ लोग इस मैनेजमेंट संस्था के सदस्य यानी मेंबर हो सकते हैं? यह असंभव है। इस तरह यह संस्था या इस तरह की सैकड़ों संस्थाएं कुछ लोगों से बनी होंगी और यही संस्थाएं कम्युनिस्ट व्यवस्था के मैनेजमेंट को संभालेंगी, यही समाज को आदेश देंगी और समाज इनके आदेशों का पालन करेगा। अब यह तो स्वाभाविक बात है कि कोई भी संस्था तब तक अपने आदेशों का पालन नहीं करवा सकती जब तक उसके पास दंड देने यानी पनिशमेंट की ताकत ना हो। लेकिन हम जानते हैं कि आदेश देने, दंड देने और मैनेजमेंट करने वाली संस्था को ही राज्य कहा जाता है। इसलिए मार्क्स भले ही कहे कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में राज्य का विलोप हो जाएगा, लेकिन सच्चाई है कि मार्क्स के लाखों बार इनकार करने के बावजूद भी उसकी कम्युनिस्ट व्यवस्था में राज्य फिर से अपनी राख में से पैदा हो जाएगा। इस तरह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से पैदा हुई समस्या से बचने के लिए ही मार्क्स ने अपने सपनों की कम्युनिस्ट व्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य और उसके कारण शोषण के बने रहने की चर्चा नहीं की। राज्य का विलोप कर दिया, लोगों को ऐसे मनुष्यों के रूप में दिखाया जो बिना किसी संस्था के ही खुद को कंट्रोल करते हैं, सुबह उठकर काम करते हैं, जो पैदा होता है उसे बिना किसी विवाद के एक भंडार घर यानी गोदाम में जमा कर देते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार उसमें से लेते रहते हैं। कहीं कोई अपराध, विवाद, बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लोग चाहकर भी दुखी नहीं हो पाते और खुश रहना उनके लिए अनिवार्य होता है। इस तरह मार्क्स अपनी कम्युनिस्ट व्यवस्था के लोगों का देवताओं की तरह और उस जगह का स्वर्गलोक की तरह वर्णन करता है। लेकिन मार्क्स यह भूल जाता है कि देवताओं से भी गलतियां हो जाती हैं और स्वर्गलोक में भी नियम, कानून और राज्य होता है। वास्तव में जब हम व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम बिना बोले ही बता देते हैं कि इसका अर्थ है नियम, कानून और उसकी निगरानी करने के लिए संस्थाएं, क्योंकि इनके बिना कोई भी व्यवस्था टिक नहीं सकती। इस पूरी चर्चा में किए गए विश्लेषण से यह सिद्ध हो जाता है कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि उसकी खुद की कम्युनिस्ट व्यवस्था इस सिद्धांत का उल्लंघन करती है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुसार खुद उसकी कम्युनिस्ट व्यवस्था में शोषण बना रहता है। इस तरह मार्क्स के सिद्धांतों द्वारा शोषण का अंत होना असंभव है। मार्क्स जिस कम्युनिस्ट व्यवस्था का वर्णन करता है वह केवल कपोल कल्पना और गपबाजी है। मार्क्स के समर्थक मेरे इस निष्कर्ष का विरोध कर सकते हैं और खत्म हो चुके सोवियत संघ, चीन, क्यूबा आदि का उदाहरण दे सकते हैं, जो देश खुद को मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित होने का दावा करते हैं। लेकिन जो लोग खत्म हो चुके सोवियत संघ, चीन, क्यूबा आदि कम्युनिस्ट देशों को उदाहरण देते हैं, वो इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि ये देश केवल नाम के लिए कम्युनिस्ट हैं। यानी उन्हें शुरू से ही यह सच्चाई पता थी कि मार्क्स के सिद्धांत इतने खोखले हैं कि उन पर अमल नहीं किया जा सकता और इसीलिए उनमें से किसी ने भी मार्क्स के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। सोवियत संघ 1991 में खत्म हो गया और चीन माओ जेडोंग के जिंदा रहते ही फिर से पूंजीवादी व्यवस्था में लौट आया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी लोगों को बताया था कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत गलत हैं। जनता नाम के अखबार में दिसंबर 1945 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था कि मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप कम्युनिस्टों से बचकर रहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से वे मजदूरों का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि वे उनके दुश्मन हैं। इस बात का मुझे पूरा यकीन हो गया है। मार्क्स के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर काठमांडू, नेपाल में आयोजित चतुर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन के अवसर पर बुद्ध धर्म और साम्यवाद पर अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। वास्तव में भारत में संवैधानिक लोकतंत्र की व्यवस्था लागू होने के कारण संविधान से मिले अधिकारों और संवैधानिक तरीकों से जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया और इस तरह भारत की जनता उन उद्देश्यों और जीवन स्तर से भी ज़्यादा हासिल करने में कामयाब हो चुकी है जिसके लिए मार्क्स कम्युनिस्ट व्यवस्था की कल्पना करता है और उसे हासिल करने के लिए गलत तरीकों और सिद्धांतों की वकालत करता है। हमारे देश में सभी को मूल अधिकारों के रूप में मानवाधिकार प्राप्त हैं। 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को वोट का अधिकार प्राप्त है, जिसके जरिए हर कोई अपनी पसंद या नापसंद जाहिर कर सकता है। यहाँ तक कि किसी भी कम्युनिस्ट देश में आज तक जनता को हमारे जैसा वोट का अधिकार नहीं दिया गया। बच्चों, बूढ़ों, दिव्यांगों, महिलाओं और समाज के कमज़ोर तबकों के लिए हमारे संविधान में जितने अधिकारों और सुरक्षा का प्रावधान है, जितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, उतने किसी कम्युनिस्ट देश और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में किसी भी देश में नहीं हैं। भारत के लोगों ने इतनी उपलब्धियां मार्क्स के गलत सिद्धांतों को अपनाकर नहीं, बल्कि संविधान द्वारा मिले अधिकारों का इस्तेमाल करके हासिल की है। इसलिए प्रचार के प्रभाव में आकर मार्क्स के सिद्धांतों को सही मान लेने की गलती नहीं करनी चाहिए और संवैधानिक तरीके से अपने वोट के अधिकार का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करते हुए अपना, अपने परिवार का, समाज का और देश का विकास करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।